कंपनीज दैट यूज द डेटा, उनके पास जो कस्टमर्स हैं वो एक्वायर करने की सलाहियत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनको कहते हैं चीफ डेटा ऑफिसर्स, CDOs। वो मुकम्मल ट्रू पिक्चर देखते हैं अपने पूरे बिजनेस की। जितनी की कंपनीज डेटा को यूज करके काम कर रही हैं वो मार्केट में ज़्यादा कंपिटिटिव है, ज़्यादा ग्रोथ भी उन्हीं की हो रही है। बाज़ लोग कहते हैं कि यार अगर AI आ गए तो हमारी तो जॉब चली जाएगी। जितने भी आर्टिस्ट हैं वो AI के जरिए अपनी जो स्किल्स उनको मजीद बेहतर कर रहे हैं। आने वाले आज से 5, 10, 20 सालों में ऐसी जॉब्स अवेलेबल होंगी जो आज एग्जिस्ट नहीं करती। किनारा कशी इख्तियार करने के बजाय उसको इस्तेमाल करें, एथिकली इस्तेमाल करना। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है AI से मुराद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग कैरियर्स। और हमने जो बात करनी है स्पेसिफिकली वो किस चीज़ पे करनी है? प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब्स दैट डोंट एग्जिस्ट। हमने उन जॉब्स के हवाले से बात करनी है कि जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, फ्यूचर में करेंगी। वो कौन सी जॉब्स हैं उनके हवाले से हम बात करते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी से इसका आगाज़ करता हूँ। स्टोरी एक हाइपोथेटिकल किस्म की स्टोरी है, सेल्फ जनरेटेड स्टोरी है, लेकिन बात को समझने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। स्टोरी क्या है? एक लड़का था, मार्टिन नाम का, हाइपोथेटिकल नेम है। मार्टिन नाम का बंदा था, लड़का था, वो बिल्कुल आपकी तरह का एक ज़हीन, बड़ा एनर्जेटिक किस्म का बच्चा एक दफ़ा क्लासरूम में बैठा था और वो ये सोच रहा था कि मैं बड़ा होकर क्या करूँगा जब मैं थोड़ा अपने कैरियर में जाऊँगा, स्टूडेंट जब मैं नहीं रहूँगा और मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस सोचो विचार में जो आजकल हम सारे इसमें परेशान रहते हैं, सोच रहे होते हैं हम क्या करें, वो भी सोच रहा था। और क्या हुआ कि उसको ये पता था, इस सारे असना के अंदर वो ये जानता था कि देयर इज़ वन थिंग दैट ही इज़ गुड एट। नॉट ओनली वन थिंग, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट ही इज़ गुड एट। कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पर वो किस किस चीज़ में अच्छा है? वो पज़ल सॉल्विंग में बहुत अच्छा है, पज़ल्स को बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर लेता है। अच्छा, उसे ये भी पता था कि वो जो राइटिंग स्टोरीज़ हैं उसमें भी बहुत अच्छी कहानी अपने पास से बना लेता है। इसी तरह मार्टिन को एक और भी शौक़ था कि वो नए नए, जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में, पंगे लेता रहता है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहता है। तो वो भी उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था। इन्हीं शौक़, जो जितने शौक़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वो सोच रहा था कि मैं आगे क्या करूँ। बहरहाल एक दिन ऐसा आया कि उसकी क्लास के अंदर टीचर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र सुन के उसको ये महसूस हुआ कि देयर इज़ समथिंग दैट आई नीड टू लर्न। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कोई साई-फाई और कोई रोबोटिक्स टाइप की कोई चीज़ लग रही है। इससे पता नहीं, मैं तो पज़ल खेलने वाला बंदा हूँ, मैं स्टोरी राइटिंग और इस तरह की चीज़ें करता हूँ, ये शायद कोई साइंटिस्ट और इस तरह के लोग करते होंगे। बहरहाल फिर एक वक्त आया कि उसे ये एहसास हुआ कि नहीं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो सिर्फ साइंसदान और बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात या इस तरह के लोग इस्तेमाल करते होंगे, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको टूल बनाकर मैं अपनी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ, एम्पलीफाई कर सकता हूँ उनको। एम्पलीफायर क्या होता है? जो आपकी आवाज़ कम हो तो उसको ज़्यादा कर देता। तो अपनी सलाहियतों को एम्पलीफाई कर सकता हूँ यूजिंग द टूल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। बहरहाल उसने कोशिश की कि उसको सीखे, देखे वो क्या होता है। इसी दौरान सीखते हुए उसको पता चला कि एक AI जनरेटेड आर्ट होता है जिसके ज़रिए लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके आर्ट जनरेट करते हैं, नई नई पिक्चर्स बना लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। उसे ये भी पता चला कि AI के ज़रिए, AI पावर टूल्स के ज़रिए कुछ ऐसे टूल्स होंगे जिनको यूज़ करके लोग म्यूज़िक बना सकते हैं, लोग डेटा को यूज़ करके उससे कुछ इनसाइट्स हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं डेटा को इस्तेमाल करके देख सकता हूँ कि कल परसों तरसों कभी बारिश होगी नहीं होगी, फ़लाँ जगह ज़लज़ला आएगा नहीं आएगा, और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं मैं इसके ज़रिए आराम से कर सकता हूँ। उसको ये भी पता चला कि कुछ लोग होते हैं जिनको डेटा साइंटिस्ट कहते हैं, और डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है? वो डेटा को लेते हैं और डेटा के ज़रिए कुछ इनसाइट्स डेवलप करते हैं और इसी तरह कुछ जो ट्रेंड्स होते हैं उनको प्रिडिक्ट करते हैं। ट्रेंड क्या चल रहा है? गुर्बत ज़्यादा होगी, कम होगी, अमारत होगी, नहीं होगी, बारिश होगी, नहीं होगी, ज़ल्ज़ला आएगा, नहीं आएगा। इस तरह की जो चीज़ें प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन द डेटा, उनको डेटा साइंटिस्ट कहते हैं।
वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसने ये भी सीख लिया कि ऐसे कुछ लोग होते हैं। ये तमाम चीज़ें सुनकर, जानकर, पढ़कर ही वॉज हुक्ड। वो शशता रह गया, परेशान हो गया, यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ मिल गई मुझे, और इसको तो सीखना चाहिए, बाकायदा तौर पर सीखना चाहिए। तो व्हाट ही डिड वाज, उसने बाकायदा तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना शुरू कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना शुरू किया। उसने उसी से रिलेटेड एक फील्ड, उसकी सब फील्ड जिसको मशीन लर्निंग कहते हैं, उसको भी सीखना शुरू किया। और इसी दौरान उसको पता चला एक टूल है जिसका नाम है चैट जीपीटी। सबने सुना हुआ है? कोई इस्तेमाल भी किया हुआ है किसी ने? डेली होता है। गुड, शाबाश। इसी तरह और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिससे वो आशना हुआ, उसने उसको जाना कि इस तरह के टूल्स मौजूद हैं। बहरहाल, और ना सिर्फ चैट जीपीटी जो कि एक टूल है, उसको उसके बैकएंड के ऊपर उसको बनाने में किस चीज़ का किरदार है, उसने उन लैंग्वेजेस को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, एक लैंग्वेज है जिसका पाइथन है, उसने वो भी सीखना शुरू की। वक्त चलता गया चलता गया चलता गया, और फास्ट फॉरवर्ड एक वक्त आया कि मार्टिन साहब जी बड़े हो गए। मार्टिन साहब बड़े हुए तो क्या हुआ, मार्टिन अब क्या कर रहा है, किस जॉब में है? मार्टिन इज वर्किंग एज अ क्रिएटिव एआई स्पेशलिस्ट। ही इज वर्किंग एज अ क्रिएटिव एआई स्पेशलिस्ट। सो मार्टिन इज वर्किंग एज अ क्रिएटिव व्हाट? थोड़ा आप मुझे साथ देंगे तो आसान हो जाएगा। क्रिएटिव एआई स्पेशलिस्ट। आपने कभी नाम सुना इसका? कोई जॉब आपने अखबार में ऐसा देखा हो कि वी नीड अ क्रिएटिव एआई स्पेशलिस्ट? लिंक्डइन में शायद देखा हो, लेकिन पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, सो ही इज वर्किंग एज अ क्रिएटिव एआई स्पेशलिस्ट एट अ लीडिंग टेक कंपनी। वहां पे क्या कर रहा है? वहां पे क्या कर रहा है? ही इज ब्लेंडिंग हिज लव। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? अपने जो भी उसका एक शौक था, प्यार था, किस चीज से? 3 चीजें थी। कौन कौन सी 3 चीजें? पजल सॉल्विंग, स्टोरी राइटिंग, एंड नंबर 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके क्या कर रहा है? लोगों को नए नए सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, स्टोरी टेलिंग को नए अंदाज में लोगों तक पहुंचा रहा है। एक नया रोल था, राइट? द स्टोरी एंड्स हियर। बच्चा था, उसने कुछ सोचा, फिर उसके बाद बड़ा हो गया और वो जॉब पर भी लग गया, उसका एक कैरियर बन गया। द स्टोरी एंड्स हियर। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, what is something that is very incredible in the life of Martin? आपके ख्याल में मार्टिन की जिंदगी में ऐसी क्या चीज़ बड़ी इनक्रेडिबल है? प्रॉब्लम सॉल्विंग जी। जिसका वो विश करता था वो फील्ड से चूज कर, ठीक है जी, इसमें उसकी एबिलिटी था। ठीक है। और चीज़ों को एक्सप्लोर करना, रियल टाइम में सोचता था और लिख लेता था। वक्त के साथ उसने खुद को बदला जी। सेम चांस फॉर द फीमेल्स जी, नई नई चीज़ें लर्न करना जी। जो कोई रह वर्किंग उसने जारी रखी। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है सारे, बट व्हाट आई थिंक दैट इज इनक्रेडिबल इन द लाइफ ऑफ मार्टिन, इट इज व्हाट? क्या चीज़ बहुत इनक्रेडिबल उसकी लाइफ में कि जिस जॉब को वो आज कर रहा है, क्या ये जॉब उस वक्त एग्जिस्ट करती थी जब उसने सोचा था? नहीं, द जॉब वॉज नॉट देयर, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तो ये मार्टिन की जिंदगी में एक बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ हुई कि उसने अपनी स्किल्स को, उसने अपनी सलाहियतों को इस तरह से मोल्ड कर लिया कि आज वो काम कर रहा है कि जो फ्यूचर में तो उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन आज उसके पास वो रोल है। यस और नो? सो दिस इज बेसिकली द रियलिटी ऑफ लाइफ। मार्टिन की जिंदगी तो चले हमने एक हाइपोथेटिकली एक बना ली, एक स्टोरी बना ली, लेकिन क्या ये हमारी जो आने वाली जिंदगियां उससे रिलेट नहीं कर रही? कि आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इंजीनियर की जॉब आएगी, फलां डॉक्टर की जॉब आएगी, फलां जॉब्स आएंगी, उन पे मैं अप्लाई करूंगा, उनके लिए मैं आज प्रिपेयर कर रहा हूँ। बट हु नोज़ कि वो जॉब जिनके लिए मैं आज प्रिपेयर कर रहा हूँ कल होंगी कि नहीं होंगी, और जिनके लिए मैं अभी मैं सोच भी नहीं रहा वो जॉब्स कल को एग्जिस्ट करेंगी। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ टुडे।
दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ टुडे कि जिसकी वजह से हमारे पास जो नए नए एक्साइटिंग और डाइवर्स किस्म के एरियाज आते जा रहे हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। पहले तो हमारे पास क्या था, वही लगी बंदी सी एक होती थी, बच्चा पैदा हुआ तो क्या बनना है, इंजीनियर, पैदा हुआ क्या बनना है, डॉक्टर, आर्टिस्ट, फलां फलां, इस तरह की चीज़ें थी ना। तो अब हमारे पास ऐसा नहीं, आने वाला दौर मुख्तलिफ क्यों है, बिकॉज देयर विल बी जॉब्स दैट डोंट एग्जिस्ट राइट नाउ। आज वो जॉब्स एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि AI इज नो लॉन्गर अ फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट, ये एक रियलिटी बन चुका है। ये रियलिटी बन गया जिसकी वजह से अब हमें उसके लिए प्रिपेयर करने अपने आप को, और ये ग्रो करती जा रही है। आपने देखा कि 2022 में जब ChatGPT आया उसने दुनिया में एक तहलका मचा दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, एक के बाद दूसरा जेमिनी आया, जेमिनी के बाद क्लाउड, क्लाउड के बाद और बहुत सारे इस तरह के चैटबॉट्स आने शुरू हो गए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि व्हेन आई से चैटबॉट, व्हेन आई से ChatGPT या जेमिनी वगैरह, इसका कतन मकसद नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट AI। दिस इज नॉट होल AI तो बहुत कुछ है, उसकी एक प्रैक्टिकल टूल है, वो है ChatGPT, या और भी जो डिफरेंट टूल्स हैं, DeepSeek उसका एक टूल, राइट। मैकेंजी एक तहकीकाती इदारा है जिसके मुताबिक AI adoption has more than doubled since 2017। ये 2022 में तो हमें ChatGPT का पता चला ना, ChatGPT आई, लेकिन उस AI तो बहुत अरसे से इस पे काम चल रहा था और काम चल रहा है उसके ऊपर। उसका एक टूल 2022 में आया, लेकिन 2017 और उससे पहले से AI तो चल रही थी। और मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से के बाद से इसका जो इस्तेमाल है डबल होता जा रहा है और डबल होता जा रहा है। And with 50% of the companies using AI in at least one of their business functions, at least one, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं जिसमें ये इस्तेमाल हो रही हैं। आज कौन सी ऐसी कंपनी जहाँ पे AI इस्तेमाल नहीं हो रहा? आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, दीगर टेक कंपनीज में चले जाएं, आपके इधर भी डेटा एनालिसिस वगैरह तो हो रहा होगा ना। आप डिफरेंट जो पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं ना, फलां टाइप है, ISTJ, ये वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो टाइप्स कैसे पता चलती हैं? डेटा से। इंसानों को डेटा आया, उससे पता चला कि ये 4 तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ये 4 अगर इसके अंदर कुछ 4 होंगे, इसमें कुछ होंगे, इसमें कुछ होंगे, इसमें कुछ होंगे, वो करते कराते हमारे पास टोटल 16 पर्सनालिटी टाइप्स आ गए, डेटा की बुनियाद के ऊपर हुआ ना। तो हर जगह ये चीज़ इस्तेमाल तो हो रही है। सो दिस ग्रोथ इज ड्राइविंग डिमांड फॉर व्हाट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है मार्केट के अंदर, राइट? रिलेट कर पा रहे हैं हम? So what are the key roles in AI and machine learning? अगर आप चाहें कि हम देखें कि अब हमें किस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हमें कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, तो कौन कौन सी स्किल्स हैं? There are different skills. For example, number 1 we have the machine learning engineers. ये machine learning engineers कौन होते हैं? ये वो होते हैं कि जो machine learning के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं उनको ये बनाते हैं, उनको डिप्लॉय करते हैं, और इनको डिप्लॉय करने के लिए जो इनको तनख्वाह मिलती है US डॉलर्स के अंदर, वो क्या है जी? 1,00,000 ऑलमोस्ट $63,000 पर ईयर ये कमा लेते हैं। ये एवरेज है, ऑब्वियसली बात है, इसमें ज़्यादा भी होएगी, कम भी हो सकती है, बट दिस इज द एवरेज दे अर्न। इसी तरह कुछ होते हैं जिनको हम डेटा साइंटिस्ट, अभी शुरू में हमने डेटा साइंटिस्ट का नाम दिया। वो डेटा साइंटिस्ट कौन है? जो डेटा को लेते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या कुछ ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमने बारिश की मिसाल दी, अर्थक्वेक की मिसाल दी, और बहुत सी डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। डेटा को इस्तेमाल करके कुछ इनसाइट्स उसमें से निकालते हैं, ठीक है जी, उनको डेटा साइंटिस्ट कहते हैं। इनकी एवरेज जो तनख्वाह होती है वो कितनी होती? 1,25,000 ऑलमोस्ट डॉलर्स पर ईयर। और ये किस तरह से ग्रोथ कर रही है? 95 बिलियन जो इसकी ग्रोथ रेट है, वो किस तरह से? ये 21 में इतना था और 2026 में इतना है जी। ये ग्रो करती जा रही फील्ड। इसी तरह हमारे पास AI रिसर्चर्स हैं। ये AI रिसर्चर्स कौन होते हैं? AI रिसर्चर्स, आपने देखा कि पहले ChatGPT आया, उसके बाद डिफरेंट मॉडल्स आ गए, फिर अचानक पिछले साल क्या हुआ? DeepSeek आ गया। DeepSeek किसने बनाया? चाइनीज कंपनी ने। 2 नौजवान थे, उन्होंने कंपनी बनाई और उन्होंने एक नया मॉडल बना दिया, उसको कह दिया DeepSeek, और उसने आके तहलका मचा दिया दुनिया में। फ्री, हर चीज़ फ्री, और बिल्कुल बेहतरीन किस्म का मॉडल बना दिया।
तो ये जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो एआई रिसर्चर्स होते हैं जो नए नए मॉडल्स के ऊपर उसको बेहतर कैसा किया जा सकता है, ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है, ये वो रिसर्चर्स होते हैं। और इनकी जो एवरेज तनख्वाह क्या है जी? 1,21,000। ये एवरेज बताई जा रही है, जो कि लिंक्डइन पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको पता चल जाएगा कि एवरेज इनकी इतनी है। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये कमा रहे होंगे। इसी तरह हमारे पास कुछ हैं जी कंप्यूटर विजन इंजीनियर्स। कंप्यूटर विजन से क्या मुराद है? विजन किसको कहते हैं? देखने को कह रहे हैं। तो विजन से मुराद क्या है? दे स्पेशलाइज इन इमेज और वीडियोस। इमेज के जरिए, वीडियोस के जरिए कौन कौन से इंसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं दे आर कंप्यूटर विजन इंजीनियर्स। मिसाल के तौर पर आज आप बाहर जाएं, बहुत सारे ममालिक में ऐसा है कि आप स्टोर में एंटर हों, आपने कुछ नहीं करना, जाके आप चीज़ें लेंगे, टोकरी में डालेंगे, वहाँ से वापस आ जाएंगे, आपने पेमेंट ही नहीं की। वो कैसे हुआ? आपके पास एक कार्ड था या आपके आइरिस की मदद से उन्होंने क्या किया? डिटेक्ट कर लिया, आपके पैसे डिटेक्ट हो गए। आपने जो चीज़ अपनी टोकरी में डाली थी उन्होंने कैमरे की मदद से वो देख ली, उसको आपके कार्ड में से कट किया, और दैट्स ऑल, यू पेड इट। वहाँ पे कोई बंदा अवेलेबल नहीं है असिस्ट करने के लिए। यूरोप में मैं ऐसे कुछ होटल्स के अंदर गया हूँ जहाँ पे मैंने चेक इन किया, चेकआउट किया, चेक इन से लेकर चेकआउट तक एक बंदे से मेरा रब्ता नहीं हो, किसी से मुलाकात नहीं हुई, वहाँ पे है ही नहीं। पूरा का पूरा होटल कैसे है? आप जाएं, चेक इन करें, कार्ड आपको मिल जाएगा, कमरे में जाएं, रहें, सब कुछ इस्तेमाल करें, और आप वापस आके कार्ड इंसर्ट कर दें, आपके पैसे कट जाएंगे। दैट्स ऑल। सो हाउ दिस इज डन? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के इंजीनियर्स होते हैं। एक एनएलपी यहाँ पे कोर्सेज होते हैं, ये वो एनएलपी नहीं, ये दूसरी एनएलपी है। ये कौन सी है? आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है, जो आप बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ अभी, मैं अगर नाम लूँगा सिरी का तो मेरे मोबाइल से आवाज़ आएगी, हाँ जी क्या करना है, क्या हुक्म है मेरे आका। आपने देखा सिरी वगैरह होती है, एलेक्सा होता है, वो क्या कहते हैं? फलां काम कर दो, फलां काम कर दो। वो आपकी लैंग्वेज को समझते हैं, यस और नो? तो वो काम कौन करते हैं? वो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करके आप जो चाहते हैं उसको कर देते हैं। इनको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर्स, एनएलपी इंजीनियर्स। तो ये भी मार्केट में इजी अवेलेबल है, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा। कुछ मजीद फैक्ट्स अगर हम बात करें डेटा साइंटिस्ट की, वो क्या क्या है कि डेटा साइंस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड इन द वर्ल्ड, जो कि इसका ग्रोथ रेट 38% है जी। एंड देयर आर 3.5 मिलियन जॉब्स। देयर आर 3.5 मिलियन जॉब्स अवेलेबल। हम जो कह रहे हैं कि जॉब्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, मार्केट में जॉब नहीं मिलती, देयर आर अवेलेबल। कितनी जॉब्स है जी? देयर आर 3.5 मिलियन जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट, एंड देयर आर जस्ट 8 लाख के करीब डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंस प्रोफेशनल्स अवेलेबल है मार्केट में। आप गैप देख रहे हैं कितना ज्यादा, कहाँ कितनी मिलियंस में जॉब्स अवेलेबल है, और सिर्फ डेटा साइंस प्रोफेशनल्स कितने अवेलेबल है? सिर्फ 8 लाख है। सिमिलरली यूएस को इस वक्त 20,000 के करीब डेटा साइंटिस्ट चाहिए पर ईयर। तो ये कितना डिफरेंस कितना हो गया, शॉर्टेज कितना हो गया जी? ये शॉर्टेज हमें मिल गया तकरीबन इट इज 1.5 मिलियन डेटा साइंटिस्ट और 1.2 मिलियन डेटा साइंस प्रोफेशनल चाहिए। एक तो ना बाकायदा साइंटिस्ट हो, एक प्रोफेशनल है, उसको पता है कुछ चीजें, उसको पता चल जाए, अवेलेबल है, उसको आती हैं चीजें, वो कर लेगा। बाकायदा तौर पर साइंटिस्ट नहीं भी है, वो भी 1.2 मिलियन डेटा साइंटिस्ट साइंस प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है मार्केट के अंदर। और अगर हम बात करें कि कितने आपको डेटा साइंस प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, तो याद रखिएगा कि ये आइडिया है कि मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये क्या चीज़ होती है? तो याद रखिएगा कि हर 40 टेराबाइट्स डेटा के ऊपर आपको एक डेटा साइंटिस्ट चाहिए। वैसे वर्ल्ड का डेटा टोटल है कितना जनरेट करती होगी वर्ल्ड डेटा? अभी देखते हैं, अभी इसका जवाब लेते हैं कि वर्ल्ड में अभी हम बात कर रहे हैं 40 टेराबाइट्स की, लेकिन वर्ल्ड में टोटल डेटा कितना जनरेट हो रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें टोटल ये साइंटिस्ट चाहिए कितने। अभी हम उसकी तरफ आते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब अभी देते हैं। बहरहाल, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रेडिक्ट्स दैट एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग विल बी अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब बाय 2027। वो 2027 की बात कर रहे थे, अभी हम 2025 में भी देख रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रैक है जी इस वक्त भी।
और लिंक्डइन 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, ये आप बेशक इसको देख लें जाके, लिंक्डइन 2025 की इमर्जिंग जॉब रिपोर्ट आई है जी, उसमें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स अवेलेबल हैं किस किस की हैं? एआई इंजीनियर्स की, एआई कंसल्टेंट्स की, एआई रिसर्चर्स की जॉब सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग है ना, ज़्यादा इंक्रीज करती जा रही है, इसका मतलब इसकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा प्रोफेशनल्स भी आपको चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है जी। तो आपको स्किल्स क्या चाहिए? आप समझते हैं कि मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए, मैं भी अगर इसमें अगर प्रैक्टिस करूं तो क्या मैं भी ये साइंटिस्ट बन सकता हूं, नहीं बन सकता, मुझे कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए? तो वो चंद एक स्किल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें, टूल्स हैं। नंबर 1, आपको पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आनी चाहिए आपको। टेंसरफ्लो, पायटॉक और एसक्यूएल वगैरह, ये चंद एक ऐसे टूल्स हैं जो आपको, जिन पे महारत होनी चाहिए। नेट भरा पड़ा है इसके ऊपर, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं जो आप उससे देख सकते हैं, सीख सकते हैं, यूट्यूब से, यूडेमी पे, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर ये आप चीज़ें सीख सकते हैं। इसी तरह आपको स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और डेटा एनालिसिस भी आना चाहिए। ये एक स्किल है जो आराम से सीखी जा सकती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके ट्यूटोरियल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। इसी तरह एक है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कोई आइडिया? देखिए, एक चीज़ है कि मेरे पास ये मशीन पड़ी हुई, मैं अपना सारा का सारा काम इस मशीन के ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन मशीन भी तो बेचारी कितने मेरा साथ देगी, मेरे काम कितना काम करेगी, इसकी भी एक लिमिट है ना। तो जब एक मशीन की लिमिट की हद हो जाती है, उसके बाद मुझे एक नई मशीन के ऊपर जाना है, लेकिन जब मेरा काम बढ़ता जाएगा, डेटा बढ़ता जाएगा, तो मैं कितनी मशीन लेकर आऊँगा? तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, डेटा सेंटर बना लेता हूँ। डेटा सेंटर्स के अंदर बड़े बड़े मशीन्स हैं जिसमें डेटा सेव हो रहा है। लेकिन फिर ये एक वक्त था कि जब लोग सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह बनाते थे, टेक कंपनीज बनाते थे, वो अपने डेटा सेंटर्स बनाते थे, लेकिन फिर उनको एहसास हुआ कि दिस इज नॉट अ गुड वे। कुछ लोगों ने बाहर बैठकर एक क्लाउड का कंसेप्ट दिया। क्लाउड का कंसेप्ट क्या है कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द मशीन्स योरसेल्फ। हम क्या करते हैं, आपने जो काम करना है हमारी मशीन के ऊपर करें, हम आपको सर्विसेज दे देते हैं। तो इसी तरह गूगल ने, AWS ने और डिफरेंट इस तरह के इदारे थे जिन्होंने क्लाउड्स बना दिए, मशीनें बना दी, आपके लिए बना कर रखी हुई हैं। आप उनकी मशीन के ऊपर जाएं, सारा काम करें, आपकी मशीन वैसी की वैसी रहेगी। इसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। आप सारा काम अपने क्लाउड पे कर रहे हैं, उनकी मशीनों पे कर रहे हैं, आपकी मशीन के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही। ठीक है जी, आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। डन। तो इसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे AWS है, गूगल का है, और एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का, और डिफरेंट इस तरह के और भी हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करना आना चाहिए अगर आप बाकायदा तौर पर इस फील्ड में आना चाहते हैं। So AI is now essential part of healthcare, finance, cyber security, even के स्पोर्ट्स एनालिटिक्स के अंदर। अगर आप स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में जाके देखें, कौन से बॉलर ने क्या किया, किस एंगल से बॉल की, क्या बैट कैसे पकड़ा, ये तमाम चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI। और कौन सी फील्ड इसमें हेल्प करेगी? अभी हमने नाम लिया था कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन के जरिए आप देखेंगे उसके बैट का एंगल, उसके हाथ का एंगल, ईच एंड एवरीथिंग आप उसे एनालाइज करेंगे, एनालिसिस कर पाएंगे आराम से। ठीक है जी। हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है। फिलहाल तो आप ChatGPT से भी दवाई पूछ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कोई जनरल प्लेटफॉर्म है, अगर आप स्पेसिफिकली उससे कोई डॉक्टर्स का डेटा फीड कर दें तो वो भी आप काम कर सकते हैं। और हेल्थ केयर में इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। इरफान मलिक साहब का आपने नाम सुना होगा, वो बहुत सारा इस पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। इसी तरह फाइनेंस पे चले जाएं, साइबर सिक्योरिटी पे, मुझे शायद जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी पिछले कुछ अर्सा पहले जो एक जंग के मामलात हुए उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी ने कितना अहम किरदार अदा किया है ना। तो वहाँ भी AI बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्यूचर प्रूफ कैरियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एन एक्सीलेंट फील्ड टू एक्सप्लोर। बहुत आसान भी है, मज़े की, अगर आपको टेक से कुछ लगाव है तो इसमें आपको आना चाहिए। बहरहाल इसका जो नेक्स्ट फेज है हम उसके ऊपर चलते हैं कि हमारे पास एक और चीज़ है, द राइज ऑफ डेटा सेंट्रिक रोल। डेटा सेंट्रिक रोल से क्या मुराद है? डेटा सेंट्रिक से मुराद कि जैसे जैसे डेटा ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे आपके पास कैपेबिलिटीज़ भी, वैसी फंक्शनैलिटी भी आपको बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि डेटा बढ़ता जा रहा है।
वैसी वैसी फंक्शनैलिटीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह की सर्विसेज आप ले सकते हैं, अब हम उनको देखने लगे। नाउ AI thrives on data and this has led to rise of data centric roles. डेटा सेंट्रिक डेटा के बढ़ने की वजह से डेटा सेंट्रिक रोल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और एवरी इंडस्ट्री फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस टू रिटेल रिलाइज ऑन डेटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था कि वर्ल्ड में कितना डेटा जनरेट हो रहा है, कोई आइडिया कि वर्ल्ड के अंदर कितना डेटा जनरेट हो रहा है? उसका आंसर हम देते हैं, आइए जी। नॉट टेराबाइट्स, द वर्ल्ड इज जनरेटिंग 200 zettabytes ऑफ डेटा पर ईयर, जो कि हर 5 साल में डबल हो रहा है। ये zettabytes क्या होता है? व्हाट इज zettabytes नाउ? हमने मेगाबाइट सुना था, हमने गीगाबाइट सुना था, हमने टेराबाइट सुन लिया था, यूएसबी आ जाती है टेराबाइट्स की, हार्ड डिस्क आ जाती है ना। तो ये zettabytes कितना होता है, आइए देखते हैं। zettabytes के अंदर अगर मैं कहूं कि एक के आगे कितने जीरोस लगा दें तो एक zettabyte बनता है, काउंट करें जरा। 21 जीरो लगाएं तो एक zettabyte बनता है जी। एक किलोबाइट के अंदर कितने जीरोस होते हैं? 3000। अच्छा जी, एक मेगाबाइट के अंदर कितने होते हैं जी जीरो? फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट्स, फिर पीटाबाइट्स, एक्साबाइट्स, और फिर आता है क्या? zettabytes। ये एक zettabyte होता कितना? इसमें क्या कुछ आ सकता है? आइए देखते हैं कि एक zettabyte पे क्या कुछ आ सकता है। आपकी हैरानी के लिए, एक zettabyte के अंदर 1000 एक्साबाइट्स होते हैं, 1 बिलियन टेराबाइट्स होते हैं, और 1 ट्रिलियन। इसी तरह अगर मैं कहूं एक zettabyte के अंदर 250 डीवीडीज, 250 बिलियन डीवीडीज आ सकती हैं एक zettabyte के अंदर। कितनी? 250 बिलियन। अच्छा जी, एक zettabyte के अंदर क्या कुछ आ सकता है? 36 मिलियन ईयर्स ऑफ एचडी वीडियोस। 1-2 सालों की बात नहीं हो रही, कितने सालों की बात हो रही है? 36 मिलियन ईयर्स ऑफ एचडी वीडियोस। इसी तरह 1 zettabyte के अंदर नेटफ्लिक्स का पता है क्या होता है? नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवीज पड़ी हुई हैं। अगर नेटफ्लिक्स अपनी वीडियो सारी की सारी कितने अर्से तक रख दे? 3170 साल तक की वीडियोस को रखना चाहे तो एक zettabyte में आ जाए। इतना बड़ा है ये। और क्या आ जाता है इसके अंदर? 125 बिलियन 8 GB आईफोन्स वर्थ ऑफ डेटा। इतना बड़ा है जी। और इसके अलावा आप देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं कि ऑल द वर्ड्स एवर स्पोकन बाय ह्यूमंस, शुरू से लेकर अब तक जितने भी अल्फाज बोले गए हैं वो सारे के सारे एक zettabyte में आ जाएंगे जी। इतना बड़ा है। लेकिन मैं एक zettabyte की बात नहीं कर रहा फिलहाल। वर्ल्ड में कितना डेटा जनरेट हो रहा है? 200 zettabytes पर ईयर, और पर ईयर के बाद ये जब हर 5 साल के बाद ये डबल हो जाएगा जी। आप खुद ही अंदाजा करें कि इतना डेटा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हर 40 टीबी के ऊपर एक डेटा साइंटिस्ट चाहिए जी। तो कितने लोग चाहिए हमें? एक्सपर्ट्स कितने चाहिए? बहुत ज्यादा। So this explosion of data has created a new career opportunities. There are many career opportunities. अभी सवाल ले लें आखिर में? ले लें प्लीज, लास्ट में ले लें, ठीक है। तो ये जो डेटा आप बता रहे हैं, क्या ये फिजिकली ये एग्जिस्ट करता है कि कहाँ पे? जी, डेटा जो है ये डेटा सेंटर्स के अंदर मौजूद, जो वर्ल्ड के अंदर डेटा जनरेट हो रहा है उसी की बात हो रही है कि ये डेटा सेंटर्स में सेव हो रहा है किसी तरह, कहाँ कहीं कहीं डिफरेंट जगहों पे मौजूद है, जिसको प्रोसेस करने की ज़रूरत है, और प्रोसेस करने के लिए ही लोगों की ज़रूरत है। फिजिकली एग्जिस्ट करता है। फिजिकली, हाँ जी, फिजिकली मौजूद डेटा है जिसको आपने एक्सप्लोर करना है, जिसको एनालाइज करना है, उसके लिए लोगों की ज़रूरत है। अच्छा सर, इसमें क्या जैसे ये आज की जो ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, क्या कि पाकिस्तान में ऐसी इंडस्ट्री या इदारे या इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट मौजूद हैं जो इसके
जी बिल्कुल, ऐसे इदारे हैं जहाँ पे एआई की बाकायदा तौर पे डिग्रीज हो रही हैं, मशीन लर्निंग के कोर्सेज भी हो रहे हैं, बाकायदा तौर पे सिखाया जा रहा है इनको, डिफरेंट इदारों में हो रहा है। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है, यूएमटी में भी हो रहा है, लम्स में हो रहा है, यूसीबी में भी हो रहा है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे ये सारी बाकायदा तौर पे डिग्रीज भी हो रही हैं, शॉर्ट कोर्सेज भी हो रहे हैं। जी जी, ये एआई वगैरह सिखाया जा रहा है। अच्छा जी, नाउ कंपनीज, जो कंपनीज डेटा को इस्तेमाल करती हैं, लेवरेज करती हैं, डेटा को इस्तेमाल करती हैं, याद रखिएगा कि वो 23 टाइम दे परफॉर्म बेटर, दे आर 23 टाइम्स मोर लाइकली टू एक्वायर कस्टमर्स। आप फेसबुक यूज करते हैं, कभी ऐसा देखा आपने कि आपने अभी कोई चीज़ दोस्तों में बैठ के जिक्र किया था, अचानक फेसबुक खोला तो उसके ऊपर उसका इश्तिहार आ रहा था, उससे रेलेवेंट चीज़ें आ रही थी, कभी नोट किया आपने? तो वो क्या है, वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके उसी तरह की आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं। मूवी रिकमेंडेशन आपको नेटफ्लिक्स पे कैसे होती है, आपने एक मूवी देखी, उसी से रेलेवेंट कोई और मूवी देखी, यूं करते कराते वो आपको खुद से सजेस्ट करना शुरू कर देता है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। यूट्यूब पे आप एक दो वीडियोस देखें, उसके बाद आपको खुद से सजेशंस आना शुरू हो जाएंगी। सो द कंपनीज दैट यूज द डेटा, उनके पास जो कस्टमर्स हैं वो एक्वायर करने की सलाहियत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप किसी एक कंपनी से एक दो चीज़ें खरीद लें, उस तरह के ढेरों सैकड़ों इश्तिहार आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, यार आपने ये ले लिया तो ये भी तो ले लो, ये भी तो ले लो, ये भी तो ले लो, है ना, होता है ऐसा। सो 6 टाइम्स मोर लाइकली टू रिटेन देम। एक दफा आपको एक चीज़ बेच दी है, अब वो कोशिश होगी कि मजीद भी लो, मजीद भी लो, मजीद भी लो, यूं आपको बहुत सारी चीज़ें इसी तरह डेटा की बुनियाद के ऊपर आपको बेचते जाएंगे वो। So data-driven decision making is no longer optional now. ऐसा नहीं है कि यार ठीक है करें ना करें, नहीं ऐसा नहीं है। It is a necessity for staying competitive. अगर आप डेटा को यूज नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। आपकी कंपनी है, आपका इदारा है, आप खुद अगर डेटा से डील नहीं कर रहे तो इसका मतलब यू आर डिक्लाइनिंग, यू आर मूविंग डाउनवर्ड्स नाउ। ठीक है जी। तो इनमें कौन कौन से रोल्स हो सकते हैं अगर आप जानना चाहें तो एक तो रोल है जी वही डेटा इंजीनियर्स का। दे बिल्ड एंड मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेटा जनरेशन एंड एनालिसिस। एवरेज सैलरी $1,20,000 के करीब एवरेज सैलरी होती है जिनकी। इसी तरह बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट होते हैं, डेटा की बुनियाद के ऊपर ये देखते हैं कि हमने बिजनेस को ग्रो करना है, ठहरे रखना है या कहाँ लेके जाना है, किस पॉइंट पे होना चाहिए हमारा बिजनेस, वो ये स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जी ये लोग। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको कहते हैं चीफ डेटा ऑफिसर्स, CDOs। वो मुकम्मल ट्रू पिक्चर देखते हैं अपने पूरे बिजनेस की। मैं एक वैसे एग्जांपल देता हूं कि लेट्स सपोज आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पे साइट्स आपकी लाइट चली जाती है तो आपके मोबाइल सिग्नल्स भी अब बंद हो जाते हैं बाज़ औक़ात। तो उन्होंने फैसला किया होगा ना कहीं पे एक बड़ी पिक्चर होगी कि यार उस साइट को अगर ऑन रखा तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसको अगर ऑफ कर देंगे तो कम खर्चा होगा। तो पूरे एक एनालिसिस किया। हम जनरेटर लगा के ऑन भी तो कर सकते हैं लेकिन जनरेटर लोग इतने ज़्यादा नहीं है, तो हमने फैसला ये किया कि नहीं इसको ऑन नहीं करते हम। तो यूं बड़े लेवल के ऊपर बिग पिक्चर को देखते हुए ये फैसला करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे बिग डेटा एनालिस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े डेटा जो होते हैं उनको डील करके उनको एनालाइज करके ये सारे डिसीजन मेकिंग करते हैं। और हमारे पास डेटा प्राइवेसी एंड कंप्लायंस ऑफिसर्स होते हैं। हमारे यहाँ तो अभी इस तरह के प्रोसेसेस चल रहे हैं, लेकिन आप यूरोप वगैरह की तरफ जाएं तो वहाँ पे एक रेगुलेशन है जिसको कहते हैं GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, कि आप किसका क्या डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपको जाते जाते आपकी तस्वीर खींच सकता हूँ कि नहीं खींच सकता। अगर मैं खींचूँ तो मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मैं बगैर पूछे आपकी तस्वीर ले लूँगा तो दिस कैन बी अ क्राइम। आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि इसने मेरी बगैर इजाज़त के मेरी तस्वीर ले ली, इसने मेरी बगैर इजाज़त के मेरा फ़ोन नंबर फ़लाँ को दे दिया, इसने मेरी बगैर इजाज़त के मेरा ID कार्ड नंबर फ़लाँ से शेयर कर दिया। तो इस पर तो बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं। किसकी क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, वो तमाम चीज़ें GDPR के अंदर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंदर मेंशन होती हैं। ये पूरी एक साइंस है जिसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये तमाम चीज़ें रेगुलेशंस को बनाने वाले लोग करते हैं। ये एक बहुत बड़ी, अब जब जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, फॉर एग्जांपल आप एक दिन सो के उठे, आपने देखा आपके व्हाट्सएप के ऊपर मेटा नामी कोई चीज़ आ गई, नोट किया आपने? यहाँ पे तो ये चीज़ है,
लेकिन अगर आप बाहर चले जाएं, यूरोपियन ममालिक में बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे रूल एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ नहीं हो सकता जब तक कि आप खुद परमिशन ना दे दें। ठीक है जी। तो ये चीज़ें डिसाइड करने वाले ये लोग होते हैं जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं। इसी तरह क्लाउड डेटा आर्किटेक्चर, इतना डेटा आपके पास आ गया है। अभी हमने बात की एक साल में कितना डेटा, 200 zettabytes डेटा जो आ रहा है, इसको रखना कहाँ पे है? फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, आपके पास 100 जोड़े हैं कपड़ों के, तो आप कैसे रखते हैं कपड़ों को? फेंकते जाते हैं? क्या करते हैं? आपके पास 100 जोड़े हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे? पूरी वार्डरोब बनाएंगे, पैंट्स इधर होंगी, शर्ट्स इधर होंगी, सलवार कमीज इधर होंगे, अंडरगारमेंट्स इधर होंगे, हर चीज प्रॉपर रखते हैं ना। इसी तरह डेटा को भी आपने प्रॉपर जगह पर सही तरह से रखना होता है। उनको उसको कैसे मैनेज करना है? मैनेज करने के लिए क्लाउड डेटा आर्किटेक्ट्स होते हैं कि डेटा को रखना कैसे है, उसके लिए ये लोग फैसला करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है जी। नाउ व्हाई आर दीज डेटा रोल्स ग्रोइंग? क्योंकि 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डेटा वाज जनरेटेड इन द लास्ट 2 years। IBM के मुताबिक इतना डेटा जनरेट होता जा रहा है, नई से नई चीज़ें आती जा रही हैं, लोग फ़ोन पे आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे आते हैं, अपने हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वो लोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब डेटा भी उनका बढ़ता जाएगा। नई नई वीडियो मेकर्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इस तरह से मार्केट में आते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डेटा भी बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से ये रोल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। एंड द ग्लोबल big data market is expected to reach 273 billion by 2026. Companies like Netflix और Amazon और डिफरेंट बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इन डेटा की बुनियाद के ऊपर ये फैसला करते हैं कि हमें क्या चीज़ बेचनी है, क्या चीज़ नहीं बेचनी, क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी, और इसी की बुनियाद के ऊपर ये 35 से 40% अपने ग्रोथ कर रहे हैं, एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आपको कौन सी स्किल्स आनी चाहिए? तो याद रखिएगा कि आप जब डेटा को डील करते हैं, जाहिर बात है मैं लड़कों की बात नहीं करता, ख़वातीन इस पर ज़्यादा अच्छा कर लेती हैं, हर चीज़ को प्रॉपर अपनी जगह पर रीअरेंज करना, उनको पता है कि मेहनत चाहिए होती है उसके लिए, एस्थेटिक सेंस चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है उनको पता होता है। लड़के आमतौर पर क्या करते हैं, कपड़े उतारे फेंक दिए, फलां चीज़ आई रख दी, सब कुछ एक ही जगह पर है। लेकिन ख़वातीन में क्या होता है, आमतौर पर नफासत पसंद ज़्यादा होती हैं, तो हर चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पर होती है। ऐसे ही इस चीज़ को डेटा के अंदर सीखने के लिए एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं SQL। आपने इसकी मैं उसमें एब्रीवेशन वगैरह में नहीं जाता, बस ये समझा देता हूँ कि इसको डेटा को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, उसके लिए आपको SQL एक चीज़ होती है, उसको सीखना पड़ता है। डेटाबेस में डेटा को कैसे रखना है। इसी तरह पाइथन अभी का हमने जिक्र किया, एक R लैंग्वेज होती है, उसको सीखना पड़ेगा आपको। क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने अभी पहले जिक्र किया, क्लाउड के अंदर आप सर्विसेज ले लेते हैं, वहाँ पे काम करते हैं आपके कंप्यूटर के ज़रिए, कंप्यूटर पे बोझ नहीं पड़ता जी, वो सीखना पड़ता है। इसी तरह डेटा विजुअलाइजेशन टूल लाइक टैब्लू एक है टूल, जिसके अंदर आपको डेटा तो पीछे आ रहा है, अब उससे हम इनसाइट्स कैसे लेंगे, वो आप टैब्लू या पावर BI इस तरह के कुछ टूल्स हैं, उनको आप सीख कर ये आसानी से काम कर सकते हैं। So companies today are data-driven enterprises having expertise in data management. They ensures a competitive edge in the job market. जितनी की कंपनीज डेटा को यूज करके काम कर रही हैं, वो मार्केट में ज़्यादा कंपिटिटिव हैं, ज़्यादा ग्रोथ भी उन्हीं की हो रही है। तो अगर हम बीइंग इंसान, हम भी अगर डेटा की बुनियाद के ऊपर डेटा को प्रोसेस करने में कामयाब हो जाते हैं, उसका एनालिसिस करके उसमें से कुछ इनसाइट्स निकाल सकते हैं, तो हमारी मांग बढ़ सकती है। इसी तरह आखिरी चीज़ कि क्रिएटिविटी के अंदर AI कैसे इस्तेमाल हो रही है। क्रिएटिविटी, अभी हमने मार्टिन की कहानी सुनी। मार्टिन क्या करता था, वो स्टोरी टेलिंग में काफ़ी अच्छा था। नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी अच्छी थी। नंबर 3 पजल्स वगैरह के अंदर वो काफ़ी इंटरेस्ट लेता था। तो क्रिएटिव मार्केट के अंदर इसका क्या रोल है जी? So one of the most exciting development in AI's role in creation industry के अंदर ही काम करती है जी बहुत ज़्यादा। कैसे कि पहली बात तो याद रख लें कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि AI जब आ गई है तो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर तो अब क्रिएटिविटी का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा है, आप समझते हैं कि जैसा बाज़ लोग कहते हैं कि यार अगर AI आ गए तो हमारी तो जॉब चली जाएगी।
आप में से कोई है जो समझता हो एआई तो हमारी जॉब खा जाएगी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि याद रखिएगा कि एआई के आने की वजह से आपकी जॉब जाएगी नहीं, बल्कि जो एआई के टूल्स हैं ये आपको ऑगमेंट करते हैं जी। ऑगमेंट का मतलब क्या है? आपकी सलाहियत को मजीद बेहतर बनाते हैं, ज्यादा कर देते हैं। अगर आप पहले से क्रिएटिव हैं तो आप अपनी उस क्रिएटिविटी को एआई टूल्स के इस्तेमाल के जरिए उसको ऑगमेंट कर सकते हैं, मजीद बढ़ा सकते हैं, मजीद बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी। सो एआई इज बिकमिंग अ टूल फॉर आर्टिस्ट्स। जितने भी आर्टिस्ट हैं वो एआई के जरिए अपनी जो स्किल्स हैं उनको मजीद बेहतर कर रहे हैं। राइटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, डिजाइनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले काम कुछ हद तक कर सकते थे, अब उनकी तो हद भी एक्सीड करती जा रही। मिसाल के तौर पर आप अगर ग्राफिक डिजाइनर की बात करें, एआई जनरेटेड आर्ट है, तो पहले जब वो एक हद तक सोच सकते थे ना, अब बस उन्होंने एक प्रॉम्प्ट देनी है, एक लिखना है, उसको लिख कर समझा कर वो क्या कर सकते हैं, वो अपने आर्ट को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे टूल्स इसके अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल डैली है, कैनवा है, इस तरह मिड जर्नी है, और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिनको यूज करके वो अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे, अपने आर्ट को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। जहां 2 घंटे 10 मिनट और बिल्कुल बहुत से टाइम में आपको बेहतरीन चीज मिल जाती है। एक वर्कशॉप में हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने ऐसी जबरदस्त किस्म की ड्राइंग्स और ऐसे आर्ट के पीस क्रिएट किए कि मैं हैरान रह गया देखकर कि इतने छोटे से बच्चे, उनकी इमेजिनेशन थी और जो उन्होंने बस एक प्रॉम्प्ट के जरिए बेहतरीन आर्ट क्रिएट कर दिया। एंड देयर इज नो लिमिट टू इट। इसी तरह कंटेंट क्रिएशन पहले जो एक अब हम देखते थे कंटेंट क्रिएटर्स होते थे, उनके पास जाना पड़ता था, इस तरह कुछ ये फलां चीज लिख दो, फलां चीज लिख दो। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट फ्यू प्रॉम्प्ट्स। आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं और आपको बेहतरीन किस्म की स्टोरी, ऐसे, ईमेल, व्हाटएवर यू नीड आपके सामने आ जाती। तो आपकी स्किल्स जो थी, जो पहले किसी और चीज में लग रही थी, अब आप इसको इस्तेमाल करके बहुत आराम के साथ अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। म्यूजिक कंपोजिशन, आए दिन पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, आतिफ असलम साहब के गाने आ रहे हैं, नात आ रही है, ऑटोमेटिकली बना रहे हैं ना। उनकी आवाज़ को कॉपी करने के बाद उसको नए किसी चीज़ में डाला और नया म्यूजिक कंपोज हो गया, कोई नात कंपोज हो गई। उन बेचारों को पता भी नहीं होगा, कानों कान खबर नहीं होगी, मैं कहीं गए नहीं, ये कैसे जनरेट हो गया। तो ये इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एआई। उससे नए आप कंसेप्ट ले सकते हैं। जो म्यूजिशियन था पहले ही, वो अगर उसके जरिए नई नई धुनें बना सकता है, नई नई बहुत सारे कंपोजिशंस लिख सकता है। तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एआई। इसी तरह वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्शन, ये एआई के जरिए, हमारे कैमरामैन भाई बैठे हुए हैं, इनको पता होगा कि कितनी ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई कि अगर आप एआई के टूल्स को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसी तरह गेम डेवलपमेंट में नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको आप एआई के जरिए जनरेट करके बहुत आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। नाउ एआई इज नॉट रिप्लेसिंग क्रिएटिव प्रोफेशनल्स बट एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी। अभी हमने देख लिया कि ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है, ना कि आपसे आपकी जॉब छीन के पता नहीं आपको किसी काम का नहीं छोड़ेगी। ऐसा नहीं है। आप जो कर रहे हैं, जिस चीज़ में अच्छे हैं, आप एआई के जरिए अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके मजीद नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। डिजाइनर्स, म्यूजिशियंस, फिल्म मेकर्स who embrace this AI tools will have a comparative advantage on the ones who are not using it. जो ये यूज नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर तो एक एज होगा ना इनको। So if you are in the creative field, learning how to collaborate with AI is a crucial skill for staying ahead. आप अभी सीख जाएं, वरना कल आने वाला कल तो उन लोगों का होगा जो इसको ऑगमेंट करके, इसको इस्तेमाल करके आगे चल रहे हैं। अब हम अपने फाइनल वर्जन के उसके ऊपर आते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर। हमने प्रिपेयर तो करना था किसके लिए? उन जॉब्स के लिए जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, उनके लिए हमने प्रिपेयर करना है। कौन कौन सी स्किल्स आई हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो जॉब्स कौन कौन सी हो सकती हैं, उनके बारे में हम लास्ट चीज डिस्कस करते हैं। नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब्स दैट डोंट एग्जिस्ट येट, वन ऑफ द मोस्ट intriguing aspects of AI is that it is creating jobs. It is creating new jobs that haven't been imagined yet. अभी जिनका तस्वुर भी नहीं है। अभी हमने
मार्टिन की कहानी में सुना कि वो एक ऐसी जॉब पे था जब वो स्टूडेंट था उसने कभी सोचा भी नहीं था। आज हम भी ये इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले आज से 5, 10, 20 सालों में ऐसी जॉब्स अवेलेबल होंगी जो आज एग्जिस्ट नहीं करती। और इसी तरह की एक रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर है, उसके मुताबिक 65% ऑफ द चिल्ड्रन एंटरिंग द प्राइमरी स्कूल टुडे, 65% बच्चा जो आज स्कूल में दाखिल हो रहा है, they will be doing the jobs that don't exist today. हाँ, कुछ ऐसी होंगी जो ठीक है उस वक्त भी उनको करनी पड़ सकती हैं जो आज एग्जिस्ट करती हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 65% लोग बच्चे जो आज स्कूल में दाखिल हो रहे हैं ये वो जॉब्स कर रहे होंगे जो आज तो एग्जिस्ट उनका नामो निशान भी नहीं है। नई नई चीजें आ जाएंगी। एंड बाय 2030 85% ऑफ द जॉब्स दैट विल एग्जिस्ट haven't been invented yet. अभी तक उनको इन्वेंट नहीं हुई। जैसे जैसे वो रोल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनको पता चलता जाएगा अच्छा ये भी काम हो सकता है, अच्छा वो भी काम हो सकता है, उसके मुताबिक उनको अपने रोल को ढालना पड़ेगा जी। बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जी एक एआई एथिसिस्ट, एथिक्स क्या होती हैं? मैं मोबाइल यूज करना चाहता हूं, मोबाइल यूज करने के एथिक्स क्या हैं? मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मोबाइल पे देख के बात करनी चाहिए या उसको मोबाइल को अंदर रख के उसको अहमियत देनी चाहिए? एथिक्स है ना। मैंने सलाम करना है कैसे करना है, मैंने बातचीत करनी है कैसे करनी है, एंड सो ऑन, एथिक्स है। मैं एआई इस्तेमाल करना चाहता हूं, एआई को यूज करने के भी कोई एथिक्स होंगे ना। तो एआई के एथिक्स कौन डिफाइन करेगा? ये नए रोल्स हैं जो कि आ सकते हैं मार्केट के अंदर। इसी तरह मेटावर्स आर्किटेक्चर। व्हाट इज मेटावर्स? What do you mean by metaverse? It is a word generated by a combination of two words. दो अल्फाज का मजमूआ है जी, मेटाफोर और यूनिवर्स। मेटाफोर क्या होता है? ख्याली, मेटाफोरिकल समथिंग, है ना। और यूनिवर्स कायनात, ठीक है जी। तो मेटाफोर और यूनिवर्स, इन दोनों को कंबाइन करके हमने बना दिया मेटावर्स। फेसबुक का जो ओन कर रही कंपनी, उसका नाम क्या हो गया? मेटा। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड मेटावर्स, कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। आप जूम पे, आप टीम्स पर मीटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जगह पे बैठा हूँ, आप अपनी जगह पे बैठे हैं, किसी अपने घर पे होंगे, अपनी कंट्री में होंगे, अपनी सिटी में होंगे। बट आई वॉन्ट टू क्रिएट अ मेटावर्स, मेटाफोरिकल यूनिवर्स, जहाँ पे मैं भी ऐसे खड़ा हूँ, आप भी ऐसे बैठे हुए हैं और हर चीज़ ऐसे रियल लग रही है। इस चीज़ का नाम है मेटावर्स। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई नो पीपल इन पाकिस्तान, लाहौर के अंदर, दे आर क्रिएटिंग दिस मेटावर्स फॉर अ कंपनी इन, आई एम नॉट नेमिंग द कंट्री, किसी और कंट्री के लिए मेटावर्स क्रिएट कर रहे हैं जी। इस पे काम चल रहा है। आज से पहले हमने नाम सुना था इसका? नहीं। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज गोइंग ऑन। क्वांटम कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग, जब डेटा भी ज़्यादा आ जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेसिंग आपको करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको कुछ स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे जो बड़े डेटा के साथ डील करते हैं और एडवांस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग पे काम कर सकते हैं। उस तरह के आपको रोल्स चाहिए होंगे। एआई पावर्ड हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स, एआई पावर्ड है, एआई के जरिए सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हैं कौन? हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स हैं। वहाँ पे आपको रोल चाहिए होंगे। इसी तरह बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो कि मार्केट में होंगे अवेलेबल, जो आज तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन आने वाले दौर में बेशुमार ऐसे रोल्स हमारे मुंतज़र हैं। लेकिन क्वेश्चन यही है कि इन तमाम रोल्स को हम उनके लिए क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? हमने सुन तो लिया बहुत सारे नए रोल्स आ रहे हैं, बट हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर देम? हम कैसे प्रिपेयर करें? वो कौन सी स्किल्स हैं? एक तो चीज़ें चंद मैंने आपको बता दी, आपको पाइथन सीखनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, एसक्यूएल सीखनी है, आपको टैब्लू सीखना है, आपको पावर बीआई वगैरह सीखनी पड़ेगी। बट उसके अलावा और कौन सी स्किल्स हैं जो होनी चाहिए, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये बाकी चीज़ें भी सीख सकता हूँ? दिस इज़ वॉट वी नीड टू सी राइट नाउ। तो पहली चीज़ अगर मैं कहूँ कि वो कौन सी स्किल अगर आपके अंदर आ जाए तो आप बाकी चीज़ों को सीख सकते हैं, वो
चीज क्या होगी, अडेप्टेबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे जैसे वक्त एडवांस होता रह रहा है, आप भी तो एडवांस हो जाए, आप भी तो एडवांस हो ना। चैट जीपीटी या इस तरह के टूल्स आ गए हैं, लेकिन आप कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो यूज़ नहीं करूँगा, पता नहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। जिस तरह एक वक्त आया था कैलकुलेटर आया तो पाबंदी लग गई कि ना क्लास में इस्तेमाल करना ना एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर सकते, लेकिन फिर वक्त की ज़रूरत बन गई ना। आज आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, एग्जाम में जा रहे हैं तो अलाउड है, नॉट ओनली ए सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक भी अलाउड है, ज़रूरत बन गई ना हमारी। इसी तरह जब एआई आ गई है तो उससे किनारा कशी इख्तियार करने के बजाय उसको इस्तेमाल करें, एथिकली इस्तेमाल करना, एडवांस करें अपने आप को ना, क्योंकि ये तो बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी, तो आप कब तक उससे बचते रहेंगे। तो अपने आप को एडवांस करें, इस चीज़ को कहते हैं अडेप्टेबिलिटी, बी अडेप्टेबल, उसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लें। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर आप समझते हैं कि मैंने फलां डिग्री ले ली एंड नाउ आई एम ऑन द टॉप, ये खाम ख्याली। You need to keep on learning. You are even a PhD, you are a professor, you are whatever you are. You need to keep on learning. आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। मैं अभी कल एक दोस्त से बात कर रहा था कि आज हम एक टेक्नोलॉजी के हवाले से बात थी कि आज एक नई टेक्नोलॉजी आती है, हफ्ते बाद हम देखते हैं वो पुरानी हो गई, यार एक और टेक्नोलॉजी आ गई, उसको सीख लो। तो टेक वालों की तो ज़िंदगी ऐसी जा रही है, एक चीज़ सीखते हैं, पीछे समझते हैं, आगे देखते हैं तो वो कुछ और ही होता है, उससे नई टेक्नोलॉजी आती जा रही। So if you are not a lifelong learner, यानी हर चीज़ को सीखते नहीं जा रहे, जारी बात है कि आप ऐसा नहीं है कि आप हर नई चीज़ को सीख लें, कुछ आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज़ को मैंने फोकस करना है, किसको नहीं करना। तो जिस चीज़ पे फोकस करना उसकी तो एडवांस लेवल पे चले जाना, तो लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाए। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, कंटेंट राइटर हैं, वॉट एवर यू आर, नो मैटर वॉट एवर यू आर, लेकिन देखें कि आपके दोस्त क्या कर रहा है, आपके साथ वाले में ऑफिस में अगर कोई बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, आपके डिफरेंट आसपास लोगों में कौन क्या कर रहा है, उसके साथ भी तो देखें, उसका भी तो कुछ नॉलेज रखें ना। अभी हमने हेल्थ केयर के हवाले से बात की, तो हेल्थ केयर में अभी एक हमने नाम दिया इरफान मलिक साहब हैं जो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, लेकिन ही मेड हिज टीम जिसके अंदर डॉक्टर्स हैं और क्रॉस डिसिप्लिनरी काम कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड, यहाँ पे टेक की फील्ड, उन दोनों को मर्ज करके उन्होंने क्या किया, एक बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ बना रहे हैं, एक सोल्यूशन दे रहे हैं ना मार्केट को। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप भी प्रोग्रेस करें तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ों को देखना। ठीक है जी। मैं कुछ ट्रेनिंग्स करवा रहा था, उसमें भी मुझे इस तरह का इत्तेफाक हुआ, मैंने चैटबॉट्स बनाना सिखाया, मैंने अपने एप्लीकेशन वगैरह बनानी सिखाई, तो उसमें लोगों ने कहा यार मेरा फलां मसला है। एक आलिम साहब बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा यार फलां अगर मैं बुक्स को यूँ कंबाइन करके उसमें से ये इंसाइट्स डेवलप करना चाहूँ, हो जाएगा जी। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉफ्ट स्किल्स। बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी इस इदारे में भी होती रहती हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी तो आप बचपन से सीख रहे होते हैं, कर भी रहे होते हैं, साथ में क्रिटिकल थिंकिंग और साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट डू वी मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस? आपको आपकी स्किल में महारत है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप किसी से सही तरह बात नहीं कर सकते, बदतमीज़ हैं, तो क्या होगा, आपकी स्किल आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकते। तो एक बंदे को इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग को सीखना चाहिए बाकायदा तौर पर, और फिर ये इन तीनों का जो अमेलगम बनता है, एक मिक्सचर बनता है, दैट कैन लीड यू टू द नेक्स्ट लेवल। तो अगर मैं कंक्लूजन में जाऊं, इसको ख़त्म करें, तो चंद एक चीज़ें ज़हन में रखने वाली हैं, दैट इज़ कि AI इज़ नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इट इज़ व्हाट, टेक्नोलॉजी को सिर्फ रेवोल्यूशनलाइज नहीं कर रही, बल्कि किसको रेवोल्यूशनाइज कर रही है, ये कैरियर्स को रेवोल्यूशनाइज कर रही। आपके कैरियर्स ही चेंज होते जा रहे हैं जी, ऊपर से ऊपर नए से नए कैरियर्स आते जा रहे हैं। सो सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन नहीं है, ये कैरियर की भी रेवोल्यूशन है। And from AI and machine learning to data-centric roles and creative industries,
अपॉर्चुनिटीज आर वास्ट एंड ग्रोइंग, देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिन पे हमें नजर रखनी है. एंड टू थ्राइव इन दिस न्यू एरा वी मस्ट एम्ब्रेस वो जो 3 चीजें आपको बताई थी कि अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड के अंदर आगे से आगे नेक्स्ट लेवल पे जाते रहें तो इन 3 चीजों को देख लें जी. पहली चीज हमने क्या देखी? लाइफ लॉन्ग लर्निंग. कीप ऑन लर्निंग. हर रोज नई चीज सीखें, हर रोज नई चीज सीखें. ये वो जमाना ऐसा आ गया, आपको हर रोज कोई ना कोई, शुरू से ऐसा ही था, अब तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होती जा रही है. आप आज नहीं सीखते कि मोबाइल के बुरा इस्तेमाल कैसा है, आप अपने बच्चों को कैसे नजर रख सकेंगे? आपका बच्चा मोबाइल पे कुछ कर रहा है, आप उससे कैसे देख पाएंगे कि क्या चीज हो रही है? ऐसा है ना. वालिदैन कहते हैं बच्चों को ले दिया, ठीक है जो मर्जी करता रहे, हमें नहीं पता फेसबुक क्या, हमें नहीं पता इंस्टाग्राम क्या है, बच्चे जाने, ठीक है वो लगे रहते हैं. आप कैसे उनको रोक सकते हैं जब आपको खुद नहीं पता? एटलीस्ट उनको सिखाने के लिए तो सीख लें. तो बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. नंबर 2, स्टे अडेप्टेबल. अडेप्टेबल का मतलब जमाने के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहे. ऐसा नहीं है कि यार मैंने तो बस वो बीए कर लिया हुआ है, बस काफी है, मैं तो एमए इंग्लिश हूं, मैं तो फलां हूं, बस मैंने पीएचडी कर ली. ना, ऐसा नहीं है. बल्कि क्या होना चाहिए? यू शुड बी अडेप्टेबल, कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स. एंड नंबर 3, डेवलप न्यू स्किल्स. 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए. एंड एज वी लुक इन द फ्यूचर, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि एआई इज नॉट हेयर टू रिप्लेस अस. वो किस लिए आई है जी? दिस इज हेयर टू एम्पावर अस. हमारे स्किल्स को, हमारे कैरियर को, हमारे हर चीज को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास मौजूद है, हमें अपग्रेड करने के लिए जी अवेलेबल. तो इसका इस्तेमाल अपने आप को अपग्रेड करने के लिए करें. एंड यू विल सी दैट इन कमिंग मंथ्स एंड सो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके होंगे. नाउ द क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना है कि हाउ विल आई harness this potential to shape your career and the world around you or me. इन चीजों को इस्तेमाल करके हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं, ये हमें सोचना है. क्योंकि वर्ल्ड तो आगे चलती जा रही है, तो हमें इन चीजों को सीखना है, इनको इस्तेमाल करना है, सो दैट हम अपने जिस स्टेज के ऊपर जिंदगी में मौजूद हैं हम उसे ऊपर जाएं, ना कि हम डिक्लाइन करते जाएं. ठीक है जी, यहाँ पे इसको इख्तिताम करते हैं. थैंक यू वेरी मच.